ये क्वेश्चन जो भी इस बार एग्जाम दे रहे हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का, जो एग्जाम इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया था उसी के बेस पर, यानी कि प्रीवियस ईयर बेस्ड एमसीक्यू 2025, जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में, उसी के बेस पर एमसीक्यू बनाया है। एकदम जो प्रीवियस ईयर था, प्रीवियस ईयर के बेस पे ही है, यानी कि इसलिए ये क्वेश्चन आप लोग को लास्ट टाइम दे रहे हैं, जो कि एग्जाम में बहुत ही ज्यादा आप लोग को हेल्पफुल मिलेगा, और एग्जाम दीजिएगा तो क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, बिना टाइम देर किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कस करते हैं। इसमें क्या कह रहा हूं नंबर क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑन एजुकेशनल प्लानिंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन शैक्षिक योजना पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम से संबंधित है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इससे पहले बता चुके हैं, यूजीसी नहीं है, एआईसीटी नहीं है, एनआईईपीए जो नेक्स्ट, इसका फुल फॉर्म ही कहीं पूछता है, एनआईईपीए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, ये जो होता है आपका क्या करता है, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑन एजुकेशनल प्लानिंग, यही संस्था करता है। एनसीईआरटी क्या है, रिसर्च मतलब संस्थान है, जो कि एनसीईआरटी बुक जैसे 7, 6, 8, 9, 10 का जो एनसीईआरटी बुक आता है, रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर होता है, वहाँ पे बुक रिसर्च का वर्क होता है ज्यादा करके। तो यहाँ पर क्या कैपेसिटी बिल्डिंग का काम आपका एनआईईपीए देखता है। ठीक, इसका इस क्वेश्चन में खास बात यह है कि एक्सप्लेनेशन भी बहुत ज्यादा दिए हैं। ठीक है, जो आप लोग के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो 4 तारीख को एग्जाम है। चलिए, एक्सप्लेनेशन क्या आपका है, इंग्लिश में भी दिए हैं, हिंदी में दिए हैं, दोनों दिए हैं। ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसका एनआईईपी का फुल फॉर्म हो गया, प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस है, जो कि इंडिया डेट स्पेशलाइज इन एजुकेशनल प्लानिंग, पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये कंडक्ट क्या करता है, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ प्रोग्राम्स को कंडक्ट करता है आपका एनआईपीए, for educational administration and policy makers, researchers to improve the educational leadership and governance। ठीक, यानी कि यूजीसी का क्या काम होता है, एकदम स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन देखते चलेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हाई है, लेकिन इसी टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, यूजीसी क्या करता है, मेनली रेगुलेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बट डज नॉट फोकस ट्रेनिंग ऑन एजुकेशनल प्लानिंग। ठीक है, वो हायर एजुकेशनल फोकस करता है यूजीसी, लेकिन वो क्या करता है, एजुकेशनल बट नॉट फोकस ऑन द ट्रेनिंग इन एजुकेशनल प्लानिंग। एआईसीटी का क्या काम होता है, टेक्निकल एजुकेशन को देखना, कौन देखता है आपका, एआईसीटी देखता है, कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं देखता है। ठीक, उसके बाद एनसीईआरटी क्या काम होता है, करिकुलम डेवलपमेंट करना, सिलेबस डेवलपमेंट करना एजुकेशनल रिसर्च के लिए, नॉट एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का काम एनसीईआरटी नहीं देखता है। इस तरह से आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, और इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। राष्ट्र, और इसका हिंदी देख लेते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा योजना और प्रशासन संस्थान जो होता है एनआईपीए, भारत में शैक्षिक योजना, नीति निर्माण, प्रशासन का एक प्रमुख संस्थान है। यह शिक्षा प्रशासकों, नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है, ताकि शिक्षक नेतृत्व और शासन में सुधार हो सके। ठीक है, यूजीसी क्या करता है, यूजीसी का मुख्य काम जो होता है हायर एजुकेशन, यानी कि उस शिक्षा संस्थानों को विनियमित करता है, लेकिन शैक्षिक योजना में प्रशिक्षण नहीं देता है यूजीसी। एआईसीटी का क्या काम होता है, तकनीकी शिक्षा को नियंत्रित करता है, लेकिन यह शैक्षिक योजना क्षमता निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है। एनसीईआरटी क्या करता है, एनसीईआरटी जो होता है पाठ्यक्रम विकास शैक्षिक अनुसंधान पर केंद्रित है, लेकिन यह न कि शिक्षक प्रशासन के प्रशिक्षण पर यह एनसीईआरटी नहीं होता है। ठीक, इस तरह से आपका सारा का एक्सप्लेनेशन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 क्वेश्चन क्या है उसको देख लिया जाए। क्वालिटेटिव टीचर प्राइमरी फोकस, यानी कि क्वालिटेटिव टीचर्स मुख्य रूप से किस पर फोकस होता है, किस पर ध्यान केंद्रित करता है, वो बताना है। तो क्वालिटेटिव
आप लोग को पहले भी बता चुके हैं कि जो वर्ड्स के फॉर्म में आता है, जो आप क्वेश्चन आंसर करते हैं, वो क्वालिटेटिव का पार्ट होता है, ठीक है। और क्वांटिटेटिव क्या होता है, नंबर्स के फॉर्म में जो होता है वो क्वांटिटेटिव होता है, ऑलरेडी पहले से बता चुके हैं। चलिए इसका देखते हैं। क्वालिटेटिव जो होता है आपका स्टूडेंट सेंट्रिक लर्निंग जो होता है क्वालिटेटिव होता है, ठीक है। रूट मेमोराइजेशन क्या होता है, बच्चे को जो मतलब सिर्फ याद करना होता है, ये क्वालिटेटिव का पार्ट नहीं है, सिर्फ याद कर रट्टा मारना है, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड टीचिंग, यस, जो एग्जाम ओरिएंटेड टीचिंग आपका होता है, दिस इज द पार्ट ऑफ द क्वालिटेटिव, यानी कि परीक्षा केंद्रित शिक्षण और छात्र केंद्रित अधिगम, ये दोनों जो होता है मुख्य रूप से किस पे होता है, गुणात्मक शिक्षक में होता है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी राइट है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ए क्वालिटेटिव टीचर जो होता है इंश्योर डेवलप डीप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, पहले ही बोला जब आप क्वेश्चन आंसर करिएगा वो क्या होता है, डीप कॉन्सेप्चुअल देना होता है। और ये ओपन एंडेड भी होता है। क्लोज एंडेड क्या होता है, जो आपको 4 ऑप्शन है इसी में आंसर देना है, वो होता है आपका क्वांटिटेटिव होता है, ठीक है। रेदर देन रूट लर्निंग नहीं होगा। हाउएवर दे आल्सो इनकॉर्पोरेट एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रेटजी टू डेवलप स्टूडेंट्स परफॉर्म वेल, ठीक। यानी कि एक गुणात्मक शिक्षक यह सुनिश्चित करता है कि छात्रों को अवधारणाओं की गहरी समझ हो। जो अवधारणा है छात्रों क्या होता है, गहरी समझ होना चाहिए, ना कि केवल रट्टा मारना पड़े। रट्टा मारना क्या है, मेमोराइजेशन टीचिंग है, जो खाली बच्चे को क्या करते हैं, रट्टा लगाता सिर्फ। लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग होता है, कॉग्निटिव लेवल टीचिंग होता है, जो जो मतलब क्लास आगे बढ़ते जाता है, त्यों-त्यों जो होता है बच्चे में डेवलपिंग होते जाता है, उसको समझने की क्षमता डेवलप होते जाता है, ठीक है। तो परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन के लिए रणनीतियां भी अपनाते हैं, ठीक। इस तरह से आपका हो गया 2 नंबर का क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, पूरा प्रीवियस ईयर के बेस पे क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग और स्ट्रेटजी फॉर क्वालिटेटिव एजुकेशन, यानी कि गुणात्मक शिक्षा के लिए सबसे प्रभावी शिक्षण रणनीति कौन सी है। सबसे प्रभावी शिक्षण रणनीति कौन सी है वो बताना, किसके लिए बताना है आपको, मतलब कि क्वालिटेटिव एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो क्या है, सोक्रेटिक क्वेश्चनाइजिंग, जी हाँ ये होगा, पद्धति होता है क्वालिटेटिव रिसर्च में। उसके बाद स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग भी होता है। जब मान लीजिए कोई कहानी करके, कहानी सुनाने की विधि से अगर आपको कुछ बताया जाए, जैसे आप फिल्म देखते हैं तो क्या होता है, पूरा स्टोरी याद हो जाता है। उसी तरह से अगर आप पढ़ने को एक फिल्म की तरह ले लें तो शायद आपको पूरा क्वेश्चन आंसर, पूरा कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा। यही होता है क्वालिटेटिव रिसर्च। जब आंसर देखते हैं तो आपके ब्रेन में क्या होता है, सारा फिगर बनता है कि हमको किस तरह से आंसर राइटिंग को कंप्लीट करना है। तो क्या होता है, स्टोरी टेलिंग मेथड होता है। ये दोनों जो पार्ट होता है ना, ये आपका क्वालिटेटिव एजुकेशन का मुख्य पॉइंट होता है। इसके बिना लेक्चर मेथड में क्या होता है, स्टूडेंट निष्क्रिय होता है, पैसिव होता है। टीचर सिर्फ लेक्चर देते हैं, स्टूडेंट सुनते हैं, इसलिए सी नहीं होगा, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा ए बी इज द राइट, नोट सी, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं क्या है। सोक्रेटिक क्वेश्चनाइजिंग एनकरेज द क्रिटिकल थिंकिंग, इसमें क्या होता है, आपका जो भी मतलब पहले से पढ़े हुए हैं, क्रिटिकल थिंकिंग होता है, आपके अंदर जो कॉन्सेप्ट है उसको बाहर निकालना, उसको एक आंसर राइटिंग फॉर्मेट में देखना। स्टोरी टेलिंग हो गया कहानी की तरह। मैक्स लर्निंग एंगेजिंग एंड रिलेटेबल लेक्चर जो होता है इंफॉर्मेटिव, बस लेस इंटरेक्टिव होता है। उसमें स्टूडेंट का ज्यादा इंटरेक्टिव लेक्चर मेथड में नहीं होता है, उसमें टीचर का ज्यादा इंटरेक्टिव होता है, ठीक है। सॉक्रेटिक प्रश्न विधि जो होता है आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करती है, और कहानी विधि शिक्षण को दिलचस्प व पासिंग बनाती है, यानी कि व्याख्या विधि कम संवेदनात्मक होती है। जो व्याख्यान होता है वो क्या होता है, कम होता है, मतलब कि इसमें लर्नर जो होता है पेसिव होता है, सक्रिय नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 4 क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ क्वालिटेटिव टीचिंग इन क्लासरूम का डिस्कशन, यानी कि कक्षा में जो चर्चा होता है उसमें गुणात्मक शिक्षक की क्या भूमिका होती है, क्या उनकी भूमिका होती है गुणात्मक शिक्षक की, ये बताना है। तो क्या होता है, फैसिलेटर ऑफ द
फैसिलेटर ऑफ द ओपन एंडेड क्वेश्चन। यस, जो मैंने पहले ही बताया, अगर क्वालिटेटिव होता तो ओपन एंडेड होता है, आपको जितना आंसर राइटिंग करना है क्वालिटेटिव में कर सकते हैं, जो एक वर्ड्स के फॉर्मेट में होता है, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल ऑफ द कन्वर्सेशन, संवाद को आप वहाँ नियंत्रित भी कर सकते हैं, आपको कितना क्वेश्चन आंसर करना है, कितना बातें करना है, वहां पर नियंत्रण हो सकता है, पॉसिबल है। वहाँ वहाँ जो है सोल्व प्रोवाइडर ऑफ नॉलेज, ज्ञान का एकमात्र प्रदाता नहीं होता है। यानी कि आपका यहाँ पर जो आंसर होगा ए और बी सही होगा, डी डी ऑप्शन इज द राइट, ठीक। यानी कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है वो देख लेते हैं। ए क्वालिटेटिव टीचर टीचर इनकरेज ओपन डिस्कशन। जो क्वालिटेटिव टीचर होता है ना, ओपन डिस्कशन करता है, आपको क्वेश्चन पूछ देगा और आप जवाब दीजिए, ओपन, कोई ऑप्शन ऑप्शन नहीं कि अभी का क्या है ऑप्शन दीजिए। लेकिन क्वालिटेटिव टीचर में कोई ऑप्शन नहीं, आपको डायरेक्टली आंसर देना है, बट इंश्योर दैट दे रिमेन स्ट्रक्चर्ड। क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड वे में होता है और रिलीवेंट होता है। ये नहीं कि कुछ से कुछ लिख देना है, ऐसा नहीं होता है। एक गुणात्मक शिक्षक जो होता है खुली चर्चाओं को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है, लेकिन यह भी सुनिश्चित करता है कि वे संरचित और प्रासंगिक बनी बनी रहे, ठीक है। इस तरह से आपका ये एक्सप्लेनेशन हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 क्या है, इन क्वालिटेटिव टीचिंग द टीचर प्राइमरी रोल इज, यानी कि गुणात्मक शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, वो बताना है कि उनकी भूमिका क्या होती है शिक्षक का। देखिए, जो क्वालिटेटिव होता है ना, टीचर क्या होता है यहाँ पर आपका मेंटर और गाइड होता है ना, मार्गदर्शक और सलाहकार होते हैं, सिर्फ वो गाइड करते हैं, ठीक ना। सोल नॉलेज, ज्ञान वहां पे नहीं मतलब कि सोल नॉलेज ऑफ प्रोवाइडर, ज्ञान का एक स्रोत नहीं होता है इन द क्वालिटेटिव टीचिंग में, ठीक ना। अथॉरिटी फिगर, प्राधिकृत व्यक्ति यानी कि टीचर क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग को समझाते हैं कि कैसे मतलब कि आपको पढ़ना है, क्या मतलब मार्गदर्शक के रूप में होते हैं और अथॉरिटी फिगर के रूप में होते हैं, ठीक। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि ए और सी दोनों सही है। क्यों सही है, ए क्वालिटेटिव टीचर जो होता है गाइड स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या करते हैं, गाइड करते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है, एंड ऑल्सो मेंटेन द अथॉरिटी टू इंश्योर डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन वहाँ क्या होता है, मेंटेन रहता है। यानी कि एक गुणात्मक शिक्षक जो होता है छात्रों को मार्गदर्शन करता है, क्या करता है, छात्रों को मार्गदर्शन करता है, और साथ ही अनुशासन बनाए रखने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति की भूमिका भी निभाता है कि कैसे अनुशासन को बना के रखना है, ठीक। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्या आपका क्या है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल पॉसिबल आर द वंस हु, यानी कि व्यवहारिक रूप से वे संभव होते हैं जो, यानी कि जो प्रैक्टिकल मतलब कि पॉसिबल आर द, प्रैक्टिकल पॉसिबल क्या होता है, यानी कि जो व्यवहारिक रूप से संभव होते हैं वो क्या है, तो वो जो होता है हैव ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज, जिनके पास केवल सैद्धांतिक ज्ञान हो, जी नहीं, ये थोड़ी होता है प्रैक्टिकल। कैन अप्लाई नॉलेज इन रियल सिचुएशन, जो रियल सिचुएशन में जो अभी चल रहा है उसमें जो अप्लाई अपना नॉलेज को करते हैं, यानी कि जो ज्ञान को वास्तविक स्थिति में लागू कर सकते हैं, वही क्या होता है, प्रैक्टिकल पॉसिबल, यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज वही होता है जो अपने ज्ञान को अप्लाई रियल सिचुएशंस में किया जाता है। अवॉइड टेकिंग रिस्क, ये नहीं होता है। डिपेंड ऑन द अदर्स डिसीजन, अगर आप दूसरे पर डिपेंड रहते हो हर डिसीजंस में तो क्या होगा, प्रैक्टिकल पॉसिबल थोड़ी है, क्योंकि आप खुद का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं हो, इसलिए आपका ऑप्शन ये नहीं होगा, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट। इसका एक्सप्लेन क्या है, प्रैक्टिकल पॉसिबल जो होता है इसका मतलब होता है हैविंग द एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज इफेक्टिवली, यानी कि आपका जो नॉलेज है आप उसको इफेक्टिवली अप्लाई कर रहे हैं, आप खुद से खुद का निर्णय कर पा रहे हैं, ठीक है। यानी कि रियल लाइफ सिचुएशंस में जो अभी चल रहा होता है, ए पर्सन हु प्रैक्टिकल डज नॉट जस्ट रियली ऑन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बट नो हाउ टू इम्प्लीमेंट देम, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड इनोवेशन। ऑप्शन ए क्यों नहीं होगा, ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज की बात कर रहा है, नॉलेज विदाउट एप्लीकेशन इज नॉट प्रैक्टिकल, से अगर थ्योरी की बात करें तो प्रैक्टिकल का यूज नहीं होता है। ऑप्शन सी अवॉइड टॉकिंग रिस्क, यानी कि प्रैक्टिकल इंडिविजुअल्स एनालाइज बट डू नॉट अवॉइड देम,
कंप्लीटली। ऑप्शन डी क्या है, डिपेंड टू अदर्स, क्या है, डिपेंड ऑन अदर्स फॉर डिसीजन। अगर आप दूसरे पर डिपेंड करते हो कि डिसीजन लिया जाए, वो आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि आप खुद का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, ठीक ना। अब आता है इसका हिंदी क्या है, व्यवहारिक रूप से संभव होने का अर्थ होता है कि ज्ञान को प्रभावी ढंग से वास्तविक जीवन में लागू करना, यानी कि जो आपका ज्ञान है वो वास्तविक रूप से मतलब कि लागू करना आपका व्यवहारिक ज्ञान का ही पाठ होता है। एक एक व्यवहारिक व्यक्ति केवल सैद्धांतिक अवधारणाओं पर निर्भर नहीं रहता है कि आपका सिर्फ सिद्धांत है, उस पर प्रैक्टिकल वाला सिद्धांत पर थोड़ी आधारित रहता है, बल्कि वह समस्या समाधान करता है, निर्णय लेने और नवाचार में उनका उपयोग करना जानता है। विकल्प ए क्यों नहीं है, क्योंकि सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान यानी ज्ञान का उपयोग यदि नहीं हो तो उसे लागू ना किया जाए। विकल्प सी, जोखिम लेने से बचना, व्यवहारिक व्यक्ति जोखिम का विश्लेषण करते हैं कि वहां नुकसान है या फायदा है, उस चीज को देखते हैं, उसके बाद ही लेकिन उनसे पूरी तरह नहीं बचते। विकल्प डी क्या है, निर्णय लेने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना, यानी कि आप अपने खुद का निर्णय खुद से नहीं कर पा रहे हैं। ये क्या होता है, व्यवहारिक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से सोचते और निर्णय लेते हैं, ठीक है। व्यवहारिक व्यक्ति क्या होता है, स्वतंत्र रूप से सोचता है, निर्णय लेता है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 क्या है, लिटरेचर डील्स विथ, यानी कि साहित्य संबंधित होता है, साहित्य किससे संबंधित होता है, ठीक है। तो आपका साइंटिफिक थ्योरी, जी नहीं, लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर साइंटिफिक से डील उसमें नहीं होता है साहित्य। ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड इमोशन, यस, ह्यूमन एक्सपीरियंस और इमोशन जो होता है आपका लिटरेचर से संबंधित होता है। मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव का होता है। ओनली हिस्टोरिकल फैक्ट, जी नहीं, नहीं होता है। यानी कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, इंग्लिश में देख लेते हैं। लिटरेचर इज ए क्रिएटिव एंड इंटेलेक्चुअल, लिटरेचर क्या होता है, क्रिएटिव होता है, जो क्रिएट किया जाता है, और इंटेलेक्चुअल एक्सप्रेशन होता है दैट प्राइमरी डील्स विद द ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, इमोशंस क्या होता है उसमें, ह्यूमन का एक्सपीरियंस होता है, अपना इमोशन होता है ना, उसके बाद थॉट होता है, कल्चर एस्पेक्ट्स होता है, यानी कि इट इज रिफ्लेक्टेड इन वेरियस फॉर्म्स सच एज पोएट्री, नॉवेल्स, प्लेज, इस एसेज एंड स्टोरीज, ये सब किसमें होता है, लिटरेचर जिसमें होता है ना, टू एक्सप्लोर डिफरेंट पर्सपेक्टिव, सोसाइटीज एंड इमोशंस। इस तरह से आपका ऑप्शन ह्यूमन एक्सपीरियंस और इमोशंस पे क्या करता है, आपका लिटरेचर डील्स होता है। इसमें देख लेते हैं ऑप्शन ए का क्या कहानी है। ए क्या है, साइंटिफिक में थ्योरीज, यानी कि साइंस इज बेस्ड ऑन द एम्पिरिकल रिसर्च, इससे पहले ही बात किए होंगे, साइंस किस पे बेस्ड होता है, आपका एम्पिरिकल रिसर्च, वेयर एज लिटरेचर इज बेस्ड ऑन द आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल क्या होता है आपका, स्टोरी टेलिंग और ह्यूमन कंडीशंस। ऑप्शन डी, हिस्टोरिकल फैक्ट जो होता है, लिटरेचर इंक्लूड द हिस्टोरिकल एलिमेंट्स बट नॉट लिमिटेड हिस्ट्री एलोन, यानी कि साहित्य एक रचनात्मक और बौद्धिक अभिव्यक्ति है जो मुख्य रूप से मानव अनुभवों, भावनाओं, विचारों, सांस्कृतिक पहलुओं से संबंधित होता है साहित्य, ठीक ना। यह कविता, उपन्यास, नाटक, निबंध और कहानियों के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिससे पाठकों को विभिन्न दृष्टिकोण, समाज और भावनाओं को समझने का अवसर मिलता है। यही आपका क्या होता है, लिटरेचर डील्स विद, ठीक। इस तरह से सारा आपका एक्सप्लेनेशन के साथ किए हैं। अब 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, राइट टू प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट, क्या है, राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, इसमें क्या है, मेरा अधिकार है कि मैं प्राइवेसी होना चाहिए। राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट, इज कब ये इम्प्लाई हुआ, राइट टू यानी कि मौलिक अधिकार के रूप में गोपनीयता का अधिकार निहित है, किसमें निहित है वो आपको बताना है। आर्टिकल 14, जी नहीं, आर्टिकल 14 में नहीं है, आर्टिकल 19 में नहीं है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, इस भारत में जो भी है सबका आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है मिला हुआ है, जीवन जीने का अधिकार सबका है। भारतवर्ष में 32 आर्टिकल क्या होता है, साउल वाला जो बताए थे, भीमराव
अंबेडकर इन्होंने साउल बोले थे, यानी कि आत्मा। इससे आर्टिकल 32 के तहत कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक ना। ये भी आप पहले कभी मतलब क्लास में हम रिकॉर्डिंग ऑलरेडी किए हुए दिए हुए हैं आप लोग को। यानी कि इंग्लिश में इसको देख लेते हैं, राइट टू प्राइवेसी जो होता है हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज फंडामेंटल राइट। क्या है? राइट टू प्राइवेसी को ही फंडामेंटल राइट कहते हैं, जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 में है। जो भी भारतवर्ष के व्यक्ति है, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच गारंटी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द लैंडमार्क केस जस्टिस के एस पट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में जो हुआ था, रूल द प्राइवेसी एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ऑप्शन ए क्या है? आर्टिकल 14 क्या है? राइट टू इक्वलिटी, यानी कि ऑप्शन 14 सॉरी आर्टिकल 14 जो होता है राइट टू इक्वलिटी होता है, यानी कि उसमें क्या डील होता है? डील विद द ट्रीटमेंट बट डज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन प्राइवेसी। ट्रीटमेंट होता है लेकिन उसमें कोई स्पेशल मेंशन नहीं होता है। ऑप्शन बी का आर्टिकल 19 जो होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि जो हम बोल रहे हैं बोलने का अधिकार जो होता है आर्टिकल 19 में मिला हुआ है। किसी भी व्यक्ति को स्पीच देने का अधिकार, कहीं भी वो स्पीच दे सकता है रिलेटेड टू द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बट डज नॉट डायरेक्टली इंश्योर द प्राइवेसी। ऑप्शन डी आर्टिकल 32 बताए थे हम, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, प्रोवाइड रेमेडी फॉर द फंडामेंटल राइट है, वायलेशन डज नॉट डिफाइन प्राइवेसी। गोपनीयता का अधिकार जो होता है भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है, यानी कि जीवन और व्यक्ति क्या है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है आर्टिकल 21। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 में मामले में फैसला सुनाया है कि गोपनीयता का अधिकार जो होता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक अभिन्न हिस्सा होता है, ठीक है। यानी कि विकल्प अनुच्छेद 14 जो होता है यह सुनिश्चित करता है कि गोपनीयता से संबंधित नहीं है, यानी कि अनुच्छेद 19 जो होता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जुड़ा हुआ है लेकिन सीधे तौर पर गोपनीयता की गारंटी नहीं देता है। आर्टिकल 32 जो होता है संवैधानिक उपचार का अधिकार, क्या बोलते हैं इसको? संवैधानिक उपचार का अधिकार बोलते हैं। अनुच्छेद 32 को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए न्यायिक उपचार प्रदान करता है लेकिन ये गोपनीयता को परिभाषित नहीं करता है, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टूडेंट इवैल्यूएशन ऑफ टीचर इज, यानी कि छात्रों द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पर आपको मुख्य उद्देश्य बताना है। तो इसमें जो होगा टू इम्प्रूव टीचिंग इफेक्टिवनेस, यानी कि शिक्षण की प्रभावशीलता में सुधार करना ही जो होता है मेन स्टूडेंट इवैल्यूएशन टीचर्स के लिए। टू इम्प्रूव टीचिंग इफेक्टिवनेस होना चाहिए, यही होता है आपका, ठीक है। मुख्य उद्देश्य छात्रों द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि अच्छा टीचिंग हो, ठीक है। यानी कि इंग्लिश क्या है? स्टूडेंट इवैल्यूएशन ऑफ टीचर्स इज प्राइमरली कंडक्टेड इनहांस द क्वालिटी ऑफ टीचिंग। क्या होता है? जो टीचिंग का क्वालिटी है वो इनहांस होना चाहिए एंड हेल्प द एजुकेटर्स अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव्स, स्ट्रेंथ्स, एरिया ऑफ द इम्प्रूवमेंट, यानी कि कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इनेबल्स टीचर्स टू मॉडिफाई देयर टीचिंग मेथड्स, ठीक है। यानी कि अडॉप्ट बेटर स्ट्रेटजी मिलना चाहिए, क्रिएट ए मोर एंगेजिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, यही ना होता है स्टूडेंट टीचर्स। अगर टीचर स्टूडेंट इवैल्यूएशन करे टीचर्स का तो क्या होता है? बेहतर कंसेप्ट मिले हमको, टीचर से अंडरस्टैंडिंग समझ मिले हमको, मतलब जो भी टीचर समझा रहे हैं उसका एक मतलब जो भी क्रिएटिव माइंडेड होना चाहिए, हर एक चीज पॉइंट समझ में आ रहा है, यही होता है एक जब टीचर स्टूडेंट इवैल्यूएट करता है टीचर्स को, तो ठीक है। कितना समझ में आया है नहीं आया है दिस डिपेंड ऑन द, यानी कि आपका टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस, टीचिंग इफेक्टिवनेस द राइट ऑप्शन। क्रिटिकल किस नहीं होता है, रिड्यूस टीचर्स नहीं होता, ये नहीं होता है, ठीक। अब आते हैं हाँ और डिस्कस करते हैं रिड्यूस टीचर क्या होता है, क्या होता है? इवैल्यूएशन आर नॉट मींट अंडरमाइन टीचर्स बट नॉट सपोर्ट द पर्सनल ग्रोथ, सपोर्ट यहाँ पे नहीं करता है।
पनिश अंडर परफॉर्मिंग टीचर्स, द फोकस ऑन डेवलपमेंट नॉट पनिशमेंट। पनिशमेंट देकर बच्चे को फोकस नहीं करवा सकते, कोई जबरदस्ती नहीं होता है। यानी कि छात्रों द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अच्छा से पढ़ाई हो, शिक्षण और अधिगम की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। या शिक्षकों की छात्रों के दृष्टिकोण, उनकी क्या आवश्यकता है और सुधार के क्षेत्र में समझने में मदद करता है। यानी कि सकारात्मक प्रतिक्रिया से शिक्षक अपने शिक्षण पद्धतियों में सुधार कर सकते हैं, बेहतर रणनीतियां अपना सकते हैं। अगर कोई कमी हो पढ़ाने में, उस कमी को सुधार करके आप बेहतर रणनीति अपनाइए ताकि बच्चे को वो शिक्षण अच्छा से समझ में आवे। ठीक है। विकल्प बी जो होता है शिक्षकों की आलोचना करना। आलोचना करना पॉसिबल नहीं होता है। शिक्षकों की अधिकारिता को कम करना। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षकों की प्रतिष्ठा को घटाना नहीं, बल्कि उन्हें सहयोग करना। आप उन्हें सहयोग करिए कि आप उनके अंदर क्या कमी है, कमी बताइए उस कमी को। ये नहीं कि उनका जो होता है प्रतिष्ठा को आप कम करिए, ऐसा नहीं हो। जो आपको कमी दिख रहा है टीचिंग में, समझ में जहां भी नहीं आ रहा, लग रहा है सुधार करना चाहिए, सुधार किया जा सकता है ये चीज। ठीक है। विधि क्या है? खराब प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को दंडित करना। ध्यान सजा पर नहीं बल्कि सुधार पर होता है। यानी कि ये नहीं कि दंडित किया जा सके, जो टीचर में कमी है उसको सुधार किया जा सकता है। ठीक। लेकिन जो टीचिंग व्यवस्था है, उस टीचिंग व्यवस्था के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का बेस पर ही क्वेश्चन बनाया गया है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का खास करके। ठीक। अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है। यानी कि इसमें से इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होता है? एमएस वर्ड होता है? एमएस वर्ड नहीं होता ना। व्हाट्सएप तुरंत आप देते हैं मैसेज, तुरंत मैसेज आ जाता है। क्या होता है? इंस्टेंट। अगर आप किसी से बात करते हो व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, क्या होता है? आप मैसेज करते हो, तुरंत मैसेज का रिप्लाई आता है, तो ये आपके हो जाता है इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है। एडोब फोटोशॉप नहीं होता है। वीएलसी मीडिया नहीं होता है। ठीक है। हो सकता है आपको इस बार टेलीग्राम दे दे, तो ऑप्शन चेंज किया जा सकता है, बट लेवल क्वेश्चन का यही रहेगा। इसका एक्सप्लेन क्या है? इंस्टेंट मैसेजिंग जो होता है एप्लीकेशंस अलाउ यूजर्स टू सेंड एंड रिसीव मैसेज इन रियल टाइम। जो रियल टाइम होता है उस पर मतलब मैसेज रिसीव होता है ना, ओवर द इंटरनेट का प्रयोग करते ही है। दी एप्स सपोर्ट द टेक्स्ट मैसेज को सपोर्ट करता है, वॉइस कॉल होता है, वीडियो कॉल भी होता है, यानी कि फाइल शेयरिंग का काम होता है, मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन सब कुछ होता है, ये सब चीज। ठीक है। यानी कि व्हाट्सएप जो होता है वाइडली यूज होता है इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए। ऐप that enable users to send the message, make voice, वीडियो कॉल सब करते हैं। शेयर मीडिया इंडस्ट्री। एमएस वर्ड क्या होता है? यह वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, एक इंस्टेंट मैसेजिंग का पार्ट एमएस वर्ड नहीं होता है। एडोब फोटोशॉप क्या होता है? इसमें जो होता है हम लोग फोटोशॉप मतलब एडिटिंग, फोटो एडिटिंग होता है। इसमें कोई कम्युनिकेशन की बात होती है? नहीं होती है। वीएलसी मीडिया प्लेयर क्या होता है? ये जो होता है ना, प्लेयर फॉर प्लेइंग ऑडियो वीडियो बट नॉट मैसेजिंग। यहाँ मैसेज का कोई बात नहीं होता है। ठीक। इस तरह से आप समझ गए होंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर क्या है इसका? त्वरित संदेश जो होता है एक्चुअली वह होता है जो उपयोगकर्ता को रियल टाइम में संदेश भेजने और प्राप्त करने की सुविधा देता है। मतलब कि रियल टाइम में जो चल रहा होता है समय, यानी कि इस ऐप में पाठ संदेश मिलता है, वॉइस कॉल का सुविधा रहता है, वीडियो कॉल का रहता है, फाइल साझा करने का रहता है, मल्टीमीडिया संचार का रहता है। ये बहुत सारे सुविधाएं वहां पर रहती है। व्हाट्सएप क्या है? एक लोकप्रिय इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है जिससे उपयोगकर्ता तुरंत संदेश भेज सकते हैं और वॉइस वीडियो कॉल कर सकते हैं, यानी कि मीडिया साझा कर सकते हैं। एमएस वर्ड क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, मैसेजिंग ऐप तो है नहीं। एडोब फोटोशॉप क्या है? इसमें छवियों को संपादित करने के लिए उपयोग होता है, ना कि संचार करने के लिए। ठीक ना। वीएलसी मीडिया क्या होता है? एक मीडिया प्लेयर है जिसका उपयोग ऑडियो और वीडियो फाइल चलाने के लिए किया जाता है, ना कि संदेश भेजने के लिए। इस तरह से आपको पूरा ये क्वेश्चन जो है 10 नंबर पूरा क्लियर हो गया होगा। जहां भी आप लोग को कंफ्यूजन लगेगा आप में कमेंट करिएगा, कमेंट्स का आपका रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 क्या है? थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा क्योंकि इसमें हमने बहुत सारा कंसेप्ट को मिलाया है। 11 क्वेश्चन नंबर क्या है? इथिकल नॉर्म्स इन रिसर्च डू नॉट इन्वॉल्व द गाइडलाइन। यानी कि जो इथिकल, देखिए रिसर्च करते हैं वहां पर इथिकल होता है।
बहुत ही प्राइवेसी रखना होता है। ये नहीं कि आप किसी का डाटा लेकर के अगर अपने नाम पे कर लेते हैं तो एथिकल्स के खिलाफ है वो। जो काम किया उसका नाम नहीं होगा, दूसरे का नाम हो जाता है। यानी कि शोध में नैतिक मानदंड जो होता है, निम्नलिखित में से किसके लिए दिशा निर्देश प्रदान नहीं करते हैं। इसमें बताना है कौन नहीं करते हैं। जो गलत वाला बताना है आपको, यहाँ पे सही आंसर नहीं करना है, यानी कि जो आंसर गलत है वही करना है। प्रोटेक्टिंग पार्टिसिपेंट राइट, यस। जो होता है पार्टिसिपेंट, उसको प्रतिभागों के अधिकारों की रक्षा किया जाता है। डाटा इंट्रिक, डाटा की सत्यता सुनिश्चित किया जाता है। इंक्रीज द फाइनेंशियल बेनिफिट फॉर रिसर्चर्स, शोधकर्ताओं के लिए वित्तीय लाभ बढ़ाना नहीं। ये जो है रिसर्च इथिक्स में ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल बढ़ाना, बेनिफिट बढ़ाना। रिसर्चर्स का फाइनेंशियल से कोई वास्ता नहीं है, सिर्फ उसको रिसर्च करना है। ठीक, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत है। गलत ऑप्शन ही यहाँ पे सही करना है, जो गलत है उसको सही किए। ठीक ना, गलत ऑप्शन ही चुनना है। इस एग्जाम में क्वेश्चन आपको रहेगा डज नॉट करेक्ट, करेक्ट, डू नॉट करेक्ट, तो इस टाइप से वहां पर देखना होता है बारीकी ढंग से। मेंटेनिंग द कॉन्फिडेंशियल, यस कॉन्फिडेंशियल तो मेंटेन करना है। जब आप रिसर्च वर्क करते हो तो हर एक बात को बताना नहीं होता है कि हमने ये किया ये किया। कॉन्फिडेंशियली मेंटेन करना बहुत ही जरूरी होता है रिसर्च वर्क में। ठीक है, क्या है, इथिकल नॉर्म्स इन रिसर्च फोकस ऑन मेंटेनिंग द ऑनेस्टी, ईमानदारी बहुत होना चाहिए, इंटीग्रिटी और फेयरनेस भी होना चाहिए। यानी कि सेफ्टी एंड राइट टू participants, these norms include the guideline for the protecting participant, ensuring data accuracy, maintaining the confidential, यानी कि जो कॉन्फिडेंशियली आपको मेंटेन करके रखना होगा, ये नहीं कि सबको बताना होगा। रिसर्च जो होता है बहुत ही मतलब कि इसमें डाटा को आपको अच्छा से रखना, मतलब कि कॉन्फिडेंशियली मेंटेन करके रखना होता है कि आगे किसी को बताना नहीं होता है। यानी कि इथिकल नॉर्म्स का पार्ट है ये। हो सकता है आपका डाटा कोई और ले ले तो अपने नाम से कर लेगा, आपका किया हुआ काम भी आपका नाम नहीं आ पाएगा। यानी कि इथिकल गाइडलाइन नहीं कहता है कि डू नॉट फोकस ऑन द इंक्रीजिंग फाइनेंशियल बेनिफिट्स फॉर रिसर्चर्स, यानी कि रिसर्चर इथिक्स प्रायोरिटीज एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ओवर पर्सनल। इस तरह से आपको यहाँ पे बताया गया है, जो कि आपके लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पढ़िए इससे क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन को मैंने यहाँ शामिल कर दिया है ताकि आप लोग को एग्जाम में बहुत ही इससे हेल्पफुल मिलेगा। ऑप्शन ए क्या है, प्रोटेक्टिंग, क्या है ऑप्शन है आपका, प्रोटेक्टिंग पार्टिसिपेंट राइट, इथिकल रिसर्च इंश्योर दैट द पार्टिसिपेंट ट्रीटेड, यस सही है, फेयरनेस होना चाहिए, इंश्योरिंग डाटा इंटीग्रिटी, इथिकल प्रिवेंट डाटा फैब्रिकेशन, डाटा को अपना नहीं करना होगा बिना फॉल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन, प्लेगरिज्म क्या होता है, रिसर्च का ये पार्ट नहीं होता है। ऑप्शन डी क्या है, मेंटेनिंग द कॉन्फिडेंशियली, कॉन्फिडेंशियल आपको मेंटेन करना होगा। ठीक है, यानी कि इथिक्स प्रिवेंट डाटा फैब्रिकेशन, जो डाटा फैब्रिकेशन करते हैं उसको आपको नहीं करना हुआ, इसलिए ये ऑप्शन क्या आपका सही है। क्या ऑप्शन है ये आपका ऑप्शन सही है। हाँ, गलत गलत चुनना था ना। 11th गलत क्या है, फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं होना चाहिए, ये ऑप्शन दी सर राइट ऑप्शन। प्रिवेंट करना है, रोकना है उसको। मेंटेनिंग द कॉन्फिडेंशियली बहुत मेंटेन करना होता है, यानी कि शोध में जो होता है नैतिक मानदंड, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता बनाए रखने में केंद्रित होते हैं। और प्रतिभागियों की सुरक्षा, अधिकारों को सुनिश्चित करने पर जोर देते हैं। जो उसका प्रतिभागी का अधिकार होता है उसको सुनिश्चित किया जाता है कि क्या उसका अधिकार है, नहीं तो पता चला कि काम कोई और किया है, डाटा किसी और के नाम पे हो जाता है। प्रतिभागियों की सुरक्षा, डेटा की सत्यता और गोपनीयता बनाए रखने के लिए दिशा निर्देश शामिल होते हैं। हालांकि नैतिकता हालांकि नैतिकता जो होता है, दिशा निर्देश शोधकर्ताओं के वित्तीय लाभ को बढ़ाने पर केंद्रित नहीं होते हैं। यानी कि रुपया पैसा का जो बात होता है ये गलत है, उसमें नहीं होता है, क्योंकि शोध नैतिकता का प्राथमिक उद्देश्य शैक्षिक सत्यनिष्ठा और सामाजिक उत्तरदायित्व का होता है, न कि व्यक्तिगत लाभ। वहां पर कोई व्यक्तिगत लाभ शोध में नहीं होता है। इस तरह से क्या है आप लोग सब देख लीजिएगा नैतिक शोध क्या होता है, और डेटा सत्यता संस्कृत जो नैतिकता डेटा की हेरफेर, जालसाजी और साहित्य की चोरी को रोकता है, नहीं होना चाहिए, ये नैतिक है, सच में इथिक्स है। इस तरह से जालसाजी नहीं होना चाहिए, यानी कि नैतिक मानदंड, संवेदनशील जानकारी
प्रतिभागियों को गोपनीयता और सुरक्षा की रक्षा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ गुड टीचिंग? गुड टीचिंग के लिए क्या रिक्वायरमेंट है वो बताना। अच्छा टीचिंग के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, ठीक ना, क्या आवश्यकता होता है अच्छा टीचिंग के लिए। तो नॉलेज एंड सब्जेक्ट, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, किसी भी जो टीचर पढ़ा रहे हैं ना उसको सब्जेक्ट पर नॉलेज अच्छा होना चाहिए। यदि टीचर को सब्जेक्ट पर नॉलेज नहीं है तो वो क्या होगा, अब पढ़ा ही नहीं पाएंगे सही से, क्योंकि नॉलेज ही कम रहेगा तो कहाँ से पढ़ाई होगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, बोलने का स्किल्स अच्छा होना चाहिए, समझाने का तरीका होना चाहिए और आवाज साफ होनी चाहिए। एबिलिटी टू द मोटिवेट एंगेज स्टूडेंट, स्टूडेंट को मोटिवेट करके अपने पढ़ाई में इंगेज रखना, ये भी गुड टीचिंग का ही पॉइंट है। ठीक है, कैसे बच्चे को पढ़ाएं कि बच्चे हर चीज को पढ़े और समझे, यानी कि आपका डी ऑप्शन राइट होगा, सबके सब गुड टीचिंग का ही पार्ट है। गुड टीचिंग जो होता है रिक्वायर कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल स्किल्स एंड क्वांटिटीज मिला होता है गुड टीचिंग्स में, ठीक ना। इंश्योर दैट द स्टूडेंट इफेक्टिवली, स्टूडेंट उस चीज को समझे। क्यों? क्योंकि नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, टीचर के पास नॉलेज रहेगा तभी टीचर पढ़ा पाएगा, नॉलेज नहीं है तो फिर बच्चा के सामने कुछ बता ही नहीं पाता, कुछ अपने कॉन्सेप्ट दे ही नहीं पाएगा। क्रूशियल है, टीचर्स मस्ट बी हैव टू डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, जो उसका सब्जेक्ट है उस पर डीप अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट एंड क्लियरली, कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए कि हाँ मुझे ये आंसर एक बार बता देंगे। इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए। प्रेजेंटिंग द, आप किस आइडिया को कैसे प्रेजेंट करते हो, आंसरिंग क्वेश्चंस भी आना चाहिए। फैसिलिटेटिंग द डिस्कशन एंड एसेसिबल एंड एंगेजिंग फॉर द स्टूडेंट, को कैसे एंगेज करके रखते हो अपने पढ़ाई के द्वारा, ठीक है। एबिलिटी टू द मोटिवेट इंगेज, स्टूडेंट को कैसे मोटिवेट करना है क्लास में, मोटिवेट करके भी उसको स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है, यानी कि मेंटेनिंग स्टूडेंट इंटरेस्ट, स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्या हो सकता है जो पढ़ा रहे हैं उसमें स्टूडेंट का इंटरेस्ट नहीं है तो जानने की कोशिश करें कि स्टूडेंट किस तरह से समझ सकता है, उस तरह से बच्चे को समझाना होता है, उस तरह से समझा करके आप लर्निंग को अच्छा बना सकते हो क्लासरूम में। यानी कि टीचर हु कैन मोटिवेट स्टूडेंट, मोटिवेट करके वो पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट को आप क्रिएट कर सकते हैं। यही एक गुड टीचिंग का पॉइंट होता है, पार्ट होता है, ठीक है। यानी कि अच्छे शिक्षण के लिए कई कौशल और गुणों का संयोजन आवश्यक है ताकि छात्र प्रभावी ढंग से सीख सके या यहाँ प्रत्येक विकल्प के लिए महत्व को समझे। विषय वस्तु का ज्ञान बहुत ही जरूरी है, नहीं होगा तो क्या होगा, आप बच्चे को सही ढंग से पढ़ा नहीं पाएंगे। प्रभावी संचार कौशल होना आवश्यक है ताकि विचारों को आप अच्छे तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर को बच्चे को अच्छे तरह डिस्कस कर सकते हैं ताकि छात्रों को समझने में को आकर्षक लगे, उसको आप सही ढंग से समझा सकते हैं। और छात्रों को कैसे आप प्रेरित करेंगे और पढ़ाई में कैसे इंगेज रखेंगे, इस चीज का भी मैटर करता है आपके, आप कितना सक्रिय रूप से सीखने में भाग ले रहे हैं, या शिक्षक जो छात्रों को प्रेरित कर सकता है, सकारात्मक वातावरण को बना के रखना चाहिए। यही जो होता है गुड टीचिंग का पार्ट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? द यूज ऑफ टीचिंग एड जस्टिफाई द ग्राउंड्स ऑफ, यानी कि शिक्षण सहायता के उपयोग को निम्नलिखित आधारों पर उचित ठहराया जाता है। कौन सा ऐसा आधार? देखिए, इनहांसिंग द अंडरस्टैंडिंग रिटेंशन, ये बात सही है कि टीचिंग यूज के लिए आपका अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। मेकिंग द टीचिंग मोर इंगेजिंग, टीचर का इंगेज होना जरूरी है। सपोर्टिंग डाइवर्स एंड लर्निंग स्टाइल, ये भी होता है, कि सबके सब ऑप्शन इज द राइट। टीचिंग जो होता है, टीचिंग एड सच विजुअल एड मॉडल्स होता है। टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि क्लासरूम में इस तरह से आप जस्टिफाई कर सकते हैं। इनके इनहांसिंग द अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन, सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स, जितना सिंप्लीफाई जितना भी मतलब कॉन्सेप्ट है उसको आप इजी में पढ़ाइए बच्चे को, सिंप्लीफाई करके स्टूडेंट उस चीज को समझ लेगा। यानी कि और क्या है, जैसे कि मान लीजिए मेकिंग द टीचिंग मोर इंगेजिंग, एड इज लाइक वीडियो, अगर बच्चे को कुछ चीज मतलब कि अगर आप बता रहे हैं समझ में नहीं आ रहा तो उसको वीडियो दिखा के समझा सकते हैं, हाँ इस तरह से है, इस तरह से बच्चे को अच्छा समझ में आता है। चार्ट हो गया, इंटरेक्टिव एक्टिविटीज, एक्टिविटी करा कर करवाइए, यानी कि लर्निंग मोर इंटरेस्टिंग, को कैसे लर्निंग को ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना है, इस चीज पर फोकस इस तरह से किया जा सकता है। सपोर्टिंग डाइवर्स, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट लर्निंग प्रेफरेंसेस लाया जाता है। विजुअल, ऑडिटरी, काइनेटिक्स सब लगाया जाता है, इस तरह से आपका ये होगा। शिक्षण जो होता है जैसे दृश्य सहायता, मॉडल, प्रौद्योगिकी,
कक्षा में महत्वपूर्ण उपकरण होते हैं। समझ और क्या कर रहा है, समझ और संधारण को बढ़ाना, जटिल बातों को इजी वे में कैसे समझाया जाए, ये टीचर के पास गुण होना चाहिए, यानी कि जिससे छात्रों के लिए उन्हें समझना और याद रखना आसान हो जाना चाहिए। शिक्षक को अधिक आकर्षक शिक्षण को और अधिक आकर्षण बनाना, वीडियो चार्ट, इंटरेक्टिव गतिविधियां जो भी है इस तरह से दिलचस्प बना दीजिए ताकि बच्चे को उस चीज को समझ आ जाए। इस तरह से आप देख लीजिए। आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, चूंकि वीडियो लग रहा है ये क्लास लंबा होगा। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सैंपल वेयर 21 और 30, 21 और 30 के बीच टोटल सैंपल कितना होगा, तो अप्रोक्सीमेटली लगाते हैं 30 होगा। चूंकि ये देखिए ये क्वेश्चन दो प्रीवियस ईयर के बेस पे है। द आंसर दिस क्वेश्चन एनालाइज डाटा से एनालाइज किया गया, कोई स्पेसिफिक डाटा नहीं था, बट जो डाटा था उस डाटा को लेकर के 21 और 30 के बीच लिए, तो इसका आंसर आपका 25 से 30 के अराउंड आता है, इसलिए इसको हम 30 मान के चलते हैं। ठीक है, शोध में आयु को देखा गया, इस तरह से देख करके समान जनसंख्या के आधार पर अनुमान लगाया गया, सटीक डाटा जो है वह आपका 30% हुआ, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका 30% राइट। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पाठ्यपुत्रा में सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, आप देखिए और समझ में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC हैज बीन डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय, यानी कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC को असंवैधानिक घोषित किया गया। किसके द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया? राष्ट्रपति के द्वारा जी नहीं, पार्लियामेंट के द्वारा नहीं। जो NJAC है ना, अगर ऐसा करेगा भी तो कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट इंडिया, जो कि देश का सर्वोच्च न्यायालय है। यहाँ पर लास्ट फैसला होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया इस फैसला को डिक्लेयर किया था। ठीक है, द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC बॉडी जो था 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2014 में, और वो जो था मतलब 2015 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया NJAC अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय 4:1 इस तरह से यहाँ पे लाया गया। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का क्या होता है? अथॉरिटी टू लॉ डिक्लेयर द लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ऑप्शन बी क्या है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया NJAC एक्ट बट नॉट स्टिक द सुप्रीम कोर्ट। Chief Justice of India, while the Chief Justice play a key role in the judicial appointment, declaration of unconstitutionality। ठीक है, इस तरह से आपका क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको अमेंडमेंट किया। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति NJAC एक ऐसा निकाय था जिसे 2014 में 100वें संविधान संशोधन के तहत सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए स्थापित किया गया था। हालांकि 2015 में जो था सर्वोच्च न्यायालय ने इसे NJAC को असंवैधानिक घोषित किया। कब किया? 2015 में किया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि NJAC संविधान की मूल रचना का क्या है? उल्लंघन करता है, इसलिए इस कॉलेजियम विशेष रूप से न्यायालय की स्वतंत्रता सिद्धांत का अदालत के निर्णय कॉलेजियम प्रणाली को फिर से स्थिर किया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज मतलब कि न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति होता है, एक कॉलेजियम प्रणाली होता है। वो मतलब वहाँ कॉलेजियम प्रणाली के तहत ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो भी होता है वहाँ पर जज की बहाली सुप्रीम कोर्ट में बहाली होती है। ठीक ना, कॉलेजियम प्रणाली के तहत ही मुख्य न्यायाधीश की बहाली होती है। यानी कि राष्ट्रपति को कानून को असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार नहीं है। कोई भी कानून को राष्ट्रपति असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकता, उसका अधिकार नहीं है। संसद ने NJAC अधिनियम पारित किया था, लेकिन बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने उसे निरस्त कर दिया। यानी कि सर्वोपरि पावर जो होता है कानून का किसके पास होता है? सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। भले सांसद को, चूंकि NJAC मामला किसका है? सुप्रीम कोर्ट का मामला है कि कॉलेजियम प्रणाली के तहत जज का होता है, तो अपने पर जब आता सुप्रीम कोर्ट सीधा खारिज कर दिया, नहीं इसको नहीं लेंगे। विकल्प डी क्या है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, जबकि मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं नियुक्तियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन असंवैधानिक की घोषणा सर्वोच्च न्यायालय के पूर्ण बेंच द्वारा ही की गई थी, जो पूर्ण बेंच बनता है उसके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आपका? बेस्ड ऑन द जेंडर नॉलेज एंड वेरियस एनवायरमेंटल रिपोर्ट्स मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू वाटर पोल्यूशन इन इंडिया रिवर्स, यानी कि जो भी सामान्य ज्ञान और
पर्यावरण रिपोर्ट के आधार पर बताया गया कि भारतीय नदियों में जो जल प्रदूषण होता है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है जल प्रदूषण का? देखिए, इसका अनट्रीटेड सीवेज है। इस बार जो भी एग्जाम दे रहा है ये क्वेश्चन आएगा, यानी कि क्वेश्चन हर एक एग्जाम में रिपीट होता है, इसलिए टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, हमने ये लेके आया। क्या होगा इसका आंसर? अनट्रीटेड सीवेज। क्वेश्चन भी सेम आ सकता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर एक्सप्लेन किया, अनट्रीटेड सीवेज जो होता है लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, 70% ऑफ द पोल्यूशन रिवर से ही होता है ना। अनट्रीटेड सीवेज हमारे भारतवर्ष में रूरल सीवेज एंड अनट्रीटेड पार्ट से होता है, यानी कि इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज की वजह से भी होता है। पूर्ण एक्सप्लेन अनट्रीटेड लेस देन अनट्रीटेड, पूर्ण एक्सप्लेनेशन के साथ ये क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको एक बार एक्सप्लेन पढ़ लीजिएगा अच्छे से। क्या है? औद्योगिक दृष्टि, ऑप्शन बी विषैले रसायन का क्या है? कृषि से भी कीटनाशक नदियों में ले जाए, लेकिन सबसे ज्यादा किस में होता है? सबसे ज्यादा जो होता है आपका अनट्रीटेड सीवेज से ही होता है, ठीक। आप इसमें एक्सप्लेन जो है एक बार देख लीजिएगा क्या एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि मैंने हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन बहुत अच्छा, इसमें बहुत अच्छे ढंग से दिया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को आते हैं। एवरी कम्युनिकेटर हैज टू एक्सपीरियंस, यानी कि प्रत्येक संचार का अनुभव करना होता है क्या? जब अनुभव होता है ना कम्युनिकेटर टू एक्सपीरियंस, तो इसका क्या होगा? नॉइज, यानी कि जब मान लीजिए कोई भी डिस्टरबेंस होता है, एवरी कम्युनिकेटर हैज टू एक्सपीरियंस, प्रत्येक संचालक का अनुभव करना होता है, तो क्या होता है वहां पर? आपका नॉइज होगा। यानी कि कम्युनिकेशन प्रोसेस जो होता है, नॉइज रेफर्स टू द इंटरफेरेंस टू बैरियर। नॉइज क्या है? बैरियर है, एक बाधा डालता है ना, डिस्टॉर्ट्स द मैसेज रिसीवर्स, कम्युनिकेटर एक्सपीरियंस नॉइज। फिजिकल नॉइज क्या होता है आपका? बैकग्राउंड साउंड्स, पुअर नेटवर्क सिग्नल। साइकोलॉजिकल क्या होता है? नोशंस स्ट्रेस होता है। सेमांटिक क्या होता है? लैंग्वेज बैरियर होता है। जार्गन होता है, जो जार्गन टाइप का, जो बहस टाइप का होता है। पुअर टेक्निकल नॉइज क्या होता है? पुअर ऑडियो क्वालिटी, अगर कम साउंड है तो इसका टेक्निकल नॉइज हो गया। नॉइज, ये 4 प्रकार के नॉइज होते हैं। आप इसको देखिएगा, आप नॉइज क्या है। यानी कि इनकोडिंग क्या? पहले इनकोडिंग होता है, फिर डिकोडिंग होता है, फिर फीडबैक आता है। नॉइज यहाँ क्या होता है? नॉइज इज एन अनएवॉइडेबल चैलेंज दैट कम्युनिकेटर फेसेज। संचार कम्युनिकेशन जो होता है, सोर्स नॉइज का अर्थ होता है रुकावट या बाधा डालना, यानी कि ट्रांसमिशन को बाधित करना होता है। हर संचारक को शोर का अनुभव करना पड़ता है, चाहे मौखिक या लिखित या डिजिटल संचार हो, वहां भी डिस्टरबेंस होता ही है। जब लिख रहे हो तो भी नॉइज, साइकोलॉजिकल नॉइज है। ऐसा नहीं है कि जब हम कोई नोट बना रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, तो वहां भी दिमाग में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात चलते रहता है। इस तरह से क्या, वो भी एक नॉइज ही है, ठीक है ना। कंसंट्रेशन आप बना नहीं पा रहे हैं, क्या है? एक नॉइज है। इस तरह से आप सारा नॉइज को देख लीजिए, मैंने चारों नॉइज को दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ है, इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ ये क्वेश्चन है। 18 नंबर में आते हैं। क्लासरूम कम्युनिकेशन इज द बेसिस ऑफ। क्लासरूम कम्युनिकेशन किस पे बेसिस होता है? तो ये सोशलाइजेशन, सामाजिकरण पे नहीं होता है, लर्निंग पे होता है। किस पे होता है बेसिस? लर्निंग पे बेसिस होता है क्लासरूम कम्युनिकेशन। बिहेवियरल चेंज नहीं, क्या बिहेवियर सब में देखा जाता है। क्लासरूम कम्युनिकेशन जो होता है लर्निंग पे होता है, ना कि एक्सचेंज ऑफ द नॉलेज, आइडियाज, फीडबैक। क्या होता है? लर्निंग पे बेस होता है। इस तरह से देखिए, अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट बेटर, डिस्कशन एक्सप्लेनेशन से कंसेप्ट बढ़ता है ना। इनकरेज द स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन आवर इनहांसेस द, क्या है? इनहांसेस द एंगेजमेंट होता है इसे। प्रोवाइडिंग द फीडबैक, फीडबैक्स क्या होता है? जो भी गलत होता है उस इम्प्रूव कर सकते हैं। डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होता है। एनालाइज द इंफॉर्मेशन, यानी कि सोशलाइजेशन। ऑप्शन ए बिहेवियरल चेंज जो होता है। पर्सनल ग्रोथ, ऑप्शन डी आल्सो इन्फ्लुएंस द क्लासरूम कम्युनिकेशन, प्राइमरी रोल टू सपोर्ट लर्निंग। इस तरह से आपको ऑप्शन में क्या है? क्लासरूम कम्युनिकेशन जो होता है लर्निंग पे बेस होता है। सारा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप लोग इसको एक्सप्लेनेशन को एक बार देखिए सब कुछ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर जाते हैं। 18 क्या है? 19 क्या है?
मेन एंड वोमेन आर कंपेयर टू बायोलॉजिकल फंक्शंस, मान लीजिए मेन और वोमेन का कंपेयर किया जा रहा है बायोलॉजिकल फंक्शंस में, ऑफ ए बर्ड विंग्स एंड फिन्स, सजेस्टिंग दैट द नाइदर इज सुपीरियर इन और इन्फीरियर, सिंपल डिफरेंट। द क्वेश्चंस आस्क टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ आर्गुमेंट, ये किस टाइप का आर्गुमेंट है ये आपको बताना। देखिए मेल और फीमेल दोनों की बात कर रहा है, तो इस टाइप का जब आर्गुमेंट होता है ना, केवल भिन्न है, यानी कि पुरुष और महिलाओं की तुलना एक पक्षी से पक्षी के पंखों और मछली के पंखों के जैविक कार्यों से की जाती है, तो यह दर्शाने के लिए न तो कोई श्रेष्ठ है ना ही कोई हीन है, बल्कि वे केवल भिन्न है। तो क्या होगा, एनालॉजिकल होगा, दोनों भिन्न है। Argument that compared the omen or omen, a bird's wings and fins, highlighted differences without implying superior to inferior, यानी कि टाइप ऑफ रीजनिंग क्या है यहाँ पर, एनालॉजिकल आर्गुमेंट कर रहा है ना। क्या है, एनालॉजिकल आर्गुमेंट है, यानी कि डिफरेंट थिंग्स, ह्यूमन जेंडर्स अलग है, मेल फीमेल है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स, कंसेप्ट दिस पॉइंट, यानी कि बायोलॉजिकल ऑप्शन क्या होता है, आर्गुमेंट फोकस ऑन द साइंटिफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, इसलिए ये बायोलॉजिकल हो गया। फिजियोलॉजिकल क्या होता है आपका, फंक्शन ऑन द प्रोसेस विच इज द नॉट आइडिया ऑफ द आर्गुमेंट। हाइपोथेटिकल क्या होता है, टेंटेटिव आइडिया होता है, एजम्पशंस होता है, नॉट इज द केस हियर। ओके, इस तर्क में पुरुष और महिलाओं की तुलना पक्षी के पंख और मछली के पंखों से की गई है, इसे दर्शाने के लिए सिर्फ अलग अलग, न कि श्रेष्ठ या हीन, कोई अलग श्रेष्ठ या हीन, इसको क्या बोलेंगे, साध्यात्मक एनालॉजिकल हो जाएगा ना, यानी कि जैविक वाला अभी जो आप बताए हैं, जैविक प्राणियों के आधार पे होता है, ना कि कोई तुलना यहाँ किया जाता है। शरीर क्रियात्मक जो होता है कार्यों और प्रक्रियाओं को संबंधित है, इस तरह का मुख्य नहीं है, काल्पनिक देख लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। 50 क्वेश्चन सीरीज में है, लेकिन 50 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन दमदार क्वेश्चन है। चलिए, 4 propositions are given, 4 proposition दिया हुआ है। टू दैट कैन नॉट बोथ द ट्रू कैन बोथ बी फॉल्स, यानी क्या कह रहा है कि टू दैट कैन नॉट बोथ बी ट्रू सही नहीं भी है लेकिन फॉल्स भी है, इस तरह का आपको यहाँ आर्गुमेंट बताना है। 4 वास्तविक दिए गए हैं, उन दो को पहचानिए जो एक सत्य नहीं हो सकते हैं लेकिन दोनों असत्य हो सकते हैं, एक साथ सत्य नहीं हो सकते हैं लेकिन दोनों असत्य हो सकते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो एवरी स्टूडेंट इज अटेंटिव, क्या यहाँ पर है, एवरी स्टूडेंट इज अटेंटिव, आपका ये प्रत्येक छात्र ध्यान देता है। और स्टूडेंट आर नेवर अटेंटिव, ये भी हो सकता है, यानी कि ए और सी आपका इसमें ऑप्शन राइट होगा। टू स्टूडेंट दैट कैन नॉट बी बोथ ट्रू कैन बोथ बी फॉल्स आर, ठीक है, इस तरह से, यानी कि एवरी स्टूडेंट इज अटेंटिव, दिस मीन्स ऑल स्टूडेंट पे अटेंशन विदाउट एक्सेप्शंस, यानी कि देयर इज नो स्टूडेंट एवर पे अटेंशन एट ऑल, इस तरह से। कंट्राडिक्टरी जो होता है, बिकॉज ओनली इज ट्रू वन मस्ट बी फॉल्स, इस तरह से कैन बोथ बी फॉल्स, ठीक है। अब देख लीजिए, यानी कि सम स्टूडेंट आर अटेंटिव, सम स्टूडेंट आर नॉट अटेंटिव, बोथ द कैन फॉल्स। ये कथन जो दिया गया है दोनों असत्य हो सकते हैं, क्या है, दोनों असत्य हो सकते हैं, इसलिए आपका एवरी स्टूडेंट अटेंटिव हो सकता है, स्टूडेंट आर नेवर अटेंटिव, यानी कि अटेंटिव है भी और अटेंटिव नहीं भी है, वही कह रहा है यहाँ पर ना। टू कैन नॉट बोथ बी ट्रू कैन बोथ भी फॉल्स, सही भी नहीं है, सही मतलब कि कैन नॉट बी ट्रू, ट्रू भी नहीं है और ट्रू भी है, यानी फॉल्स है, दोनों फॉल्स की बात कर रहा है, अटेंटिव और नेवर अटेंटिव, सिंपल क्वेश्चंस का बात है। तो आप ये एक्सप्लेनेशन एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसमें दिया हुआ है, इस तरह से इसका हम आगे की ओर बढ़ते हैं, इससे बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको उसको बताना है, ठीक है। डेसिमल नंबर 11 का जो होता है हेक्साडेसिमल 11, 11 का हेक्साडेसिमल 11 से बड़ी है क्या, इतना का इतना, प्रीवियस पेपर बेस्ड क्वेश्चन